विजन, एम्पैथी और ह्यूमिलिटी ये सिर्फ शब्दों का मेल नहीं है। ये एक शख्स के जीवन के मूल आदर्श है, जिनके कर्मों और सपनों से ना सिर्फ एक कंपनी बल्कि पूरी जनरेशन इंस्पायर है। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे महान और मेरे और आप जैसे लाखों लोगों के फेवरेट सर रतन टाटा के। How would Ratan Tata like to be remembered? Very quickly, what I said earlier, I'd like to be remembered as a person who made a difference. सर रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 में मुंबई में हुआ। एक पारसी परिवार में हुआ। उनके दादा थे JRD टाटा और उनके परदादा थे जमशेदजी टाटा, जिन्होंने टाटा नगर, जिसे आज हम जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, उनके घर में हुआ था। सर रतन टाटा का जीवन इतना आसान नहीं था। उन्हें भी बचपन में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जब वो 10 साल के थे तो उनके माँ बाप अलग हो गए थे। उनका बचपन अपनी दादी के साथ बीता और उनकी दादी ने ही उनको पाल पोस के बड़ा किया। उसके बाद उनकी स्कूलिंग मुंबई में हुई और फिर वो अपनी आर्किटेक्ट की डिग्री करने के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ पे उन्होंने आर्किटेक्ट की डिग्री की और उसके बाद उन्होंने 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से एडवांस मैनेजमेंट कोर्स भी किया। 1962 में वो वापस इंडिया आए और इंडिया आने के बाद उन्होंने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। ऐसा नहीं था कि वो चेयरमैन के बेटे थे तो वो डायरेक्टली चेयरमैन या किसी मैनेजमेंट पोस्ट पे जाएंगे। उन्होंने अपनी शुरुआत एक एज ए वर्कर की। उन्होंने अपनी शुरुआत टाटा स्टील के जमशेदपुर जो प्लांट है वहाँ से की। वहाँ पे वो एज ए शॉप वर्कर काम करते थे। बाकी लेबर के साथ वो काम किया। उन्होंने ज़मीनी जुड़ाव रखा, क्योंकि उनका मानना था कि ट्रू लीडरशिप का मतलब ये नहीं है कि ऊपर से जो ऑर्डर आ रहे हैं उनको फॉलो किया जाए। उनका मतलब ये था कि साथ में काम करके ही उस लीडरशिप को आगे बढ़ाया जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया, वो आगे बढ़े। जब उन्हें लीडरशिप क्वालिटी बिल्ड होने लगी और उन्होंने लोगों के साथ काम करना शुरू किया, तो उन्होंने एक बात जानी कि जो काम हाथ से किया जाए वो अपनों के साथ किया जाए, और वही उनकी लीडरशिप की नई पहचान बनी। उन्होंने अपने जो पुराने बोर्ड रूम था उससे हट के कुछ काम किया और यही उनकी इंस्पायर था और यही लोगों को अच्छा लगा और यही लोग उनकी बातें सुनने लगे। तो हम कह सकते हैं कि उनकी लीडरशिप कितनी अच्छी थी और उनके सोच विचार कितने अच्छे थे। उनका मानना जो था कि अगर हमें काम करना है, हमें आगे बढ़ना है, तो ज़मीन से जुड़ के रहना होगा। ज़मीन पे जो लोग काम करें उनके साथ काम करना होगा और वही लोग हमें आगे पहुंचाएंगे। और यही सब देखते हुए JRD टाटा ने टाटा ग्रुप की कमान 1991 में रतन टाटा को सौंपी। ये वो दौर था जब इंडिया डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहा था, इंडिया में ग्लोबलाइजेशन आ रहा था। तो सर रतन टाटा को भी यही लगा कि टाटा ग्रुप है वो सिर्फ भारत की कंपनी न रह के पूरे ग्लोबल की कंपनी बने, और इसके लिए उन्होंने दिन रात मेहनत की। उन्होंने कंपनी का डेवलपमेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारी कंपनी को एक्वायर किया। उन्होंने टेटली टीक खरीदा, कोरस स्टील खरीदा। इसके साथ उन्होंने लैंड रोवर, रेंज रोवर की कंपनियां खरीदी और बहुत सारी कंपनी को एक्वायर करते हुए उन्होंने IT सेक्टर में कदम रखा। उन्होंने TCS की स्थापना की, जो आज इंडिया और वर्ल्ड का बेहतरीन IT टैलेंट प्रोड्यूस करता है, जो एक बहुत बड़ा IT जाइंट बन चुका है। और यह सब उन्हीं की लीडरशिप का परिणाम है। जब उन्होंने टाटा कंपनी ज्वाइन की तब कंपनी का रेवेन्यू था $5 बिलियन, और जब वो रिटायर हुए तो उन टाटा ग्रुप कंपनी का रेवेन्यू था $100 बिलियन। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कंपनी ने कितनी ग्रोथ की उनकी लीडरशिप में। सर रतन टाटा सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक विजनरी इंसान भी थे। और इसका आइडिया हम लगा सकते हैं कि जब उन्होंने टाटा नैनो प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उनका मानना था कि इंडिया के हर एक इंसान के पास एक कार हो और वो दुनिया की सबसे सस्ती कार हो। उन्होंने मार्केट में टाटा नैनो लॉन्च की, पर लोगों को पता नहीं, टाटा नैनो पसंद नहीं आई, मार्केट में टाटा नैनो नहीं चली। और इस बात से आइडिया हो सकता है कि उनका विजन कितना बड़ा था और वो उनका एक इमोशनल प्रोजेक्ट था। वो उनको हमेशा रिग्रेट रहता है कि उनका ये विजन नहीं चला, उनका ये प्रोजेक्ट नहीं चला। वो इससे बहुत इमोशनल हुए, बहुत इमोशनल टच भी था उनका टाटा नैनो। बट एक हमें आइडिया मिलता है कि वो कितने सिंपल थे, कितने सोबर थे और उनके विजन कितने थे। उनका ये मानना था कि सिर्फ कंपनी किसी प्रॉफिट भी नहीं चलती। कंपनी का मतलब ये नहीं होता, बिजनेस का मतलब ये नहीं होता कि हर टाइम प्रॉफिट ही हो। कुछ चीज़ें दुनिया के लिए करनी होती है, कुछ चीज़ें अपने लोगों के लिए करनी होती है, कुछ चीज़ें अपने भारतवासियों के लिए करनी होती है। और उनका यही मानना था। और टाटा नैनो उन्हीं का एक जीता जागता उदाहरण है जो पूरे देश के लिए उन्होंने किया। के साथ ही रतन टाटा बहुत सारे फिलैंथ्रोपिक काम भी करते थे। वो बहुत सारा अपना जो धन है वो डोनेट कर देते थे।
उन्होंने एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में बहुत सारे हॉस्पिटल बनाए, इंस्टीट्यूट खड़े किए और उन्होंने बहुत सारे मेडिकल स्कॉलरशिप लॉन्च की। उन्होंने उसके साथ एजुकेशनल स्कॉलरशिप भी लॉन्च की ताकि बहुत सारे लोगों को उसका फ़ायदा हो। जब कोविड-19 आया था तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया था। उन्होंने पीपी किट बनवाए थे, हेल्थ केयर को पूरा सपोर्ट किया था। इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे फंड डोनेट किए थे और उन्होंने बहुत सारे रिलीफ फंड भी चलाए थे। सर रतन टाटा सबके फेवरेट हैं, मेरे भी फेवरेट है, आज के युवाओं के भी फेवरेट है। उनका कारण है उनकी सिंप्लिसिटी और सोपरनेस। जब रिटायर हो गए तब भी वो अपने सोशल मीडिया से लोगों से कनेक्ट होते थे, वो यूथ से बातें करते थे, उनकी स्टोरियाँ लगाते थे और बहुत सारे काम करते थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी लेगेसी, लीडरशिप हमेशा याद रहेगी। आने वाली जनरेशन हमेशा उनको याद रखेगी। हमेशा वो एग्जाम्पल बन के रहेंगे कि एक बिजनेसमैन कैसा होना चाहिए, कैसा होता है। वो हमेशा कहते थे कि जो लोग आप पे पत्थर फेंकें, उन पत्थर को उठाओ, इकट्ठा करो और एक महल बनाओ। थैंक यू रतन टाटा सर फॉर हमें एक अच्छी प्रेरणा देने के लिए, हमें अच्छी सोच रखने के लिए और अच्छी लीडरशिप देने के लिए। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू सो मच।